हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल बायोलॉजी विद फ्यूचर डॉक्टर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मेल गेमिटोफाइट, आई मीन नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है। मादा वो देख नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गेमिटोफाइट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। मेल गेमिटोफाइट नर युग्मकोद्भिद। जो मेल गेमिटोफाइट कौन होता है यानी कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं अपन? तो परागकण को कहते हैं। पोलन ग्रेन। तो गाइस बेसिकली आज अपन इस टॉपिक के अंदर क्या डील करने वाले हैं? परागकण। परागकण की संरचना को, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि परागकण की संरचना। तो परागकण की संरचना को अपन इस टॉपिक के अंदर डील करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ेंगे अपन। तो गाइस जो ये परागकण होता है, परागकण को अपन क्या कहते हैं? नर जननी काय मानते हैं अपन इसको। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो बेसिकली अपन इसे क्या मानते हैं? नर जननी काय कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज कहते हैं। और जो परागकण होता है वो कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है। और कैसा होता है? एक केंद्रिकीय होता है। और कैसा होता है? हेप्लोइड होता है, अगुणित होता है। और बेसिकली अपन इसी की क्या बात करें, दुनिया का कोई सा भी गेमिट हो, कोई सा भी युग्मक हो, उसका प्लोइडी नंबर ही हमेशा कितना होता है? एन होता है, सिंगल होता है। तो परागकण को नरजनिकाय कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज कहते हैं। एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रीय होता है और हेप्लोइड होता है। अगर अपन परागकण की क्या बात करें, साइज की बात करें, किसकी बात करें? साइज की बात करें तो इसकी साइज होती है 10 to 200 माइक्रोन तक। 10 से लेकर के 200 माइक्रोन तक क्या होती है? इसकी साइज होती है। अब सबसे छोटा परागकण कौन सा होता है? और एक सबसे बड़ा परागकण किसका होता है? सबसे छोटा परागकण। तो बेसिकली सबसे छोटा परागकण किसका होता है? मायोसोटिस का। मायोसोटिस का कितना होता है? कितनी साइज होती है? 10 माइक्रोन। और सबसे बड़ा परागकण किसका होता है? मिराबिलिस का। और इसकी साइज कितनी होती है? 250 माइक्रोन, 250 माइक्रोन। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे साइज तो आप बता रहे हो 10 से लेकर के 200 माइक्रोन ही। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे बड़े परागकण की। बेसिकली होती कितनी? 200 माइक्रोन तक होती है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जब अपन सबसे बड़ा परागकण, तो वो मिराबिलिस का होता है। कितना होता है? 250 माइक्रोन का होता है। आर यू गेटिंग? तो इतना समझ में आ गया गाइज। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो परागकण की संरचना में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया कि इसकी साइज हो गई। अब साइज के बाद में क्या देखते हैं अपन? इसकी शेप देख लेते हैं अपन इसके, यानी कि आकार कैसा होता है, आकार कैसा होता है इसका। अगर मैं शेप की बात करता हूँ तो ये कैसा होता है? अंडाकार या फिर गोलाकार, गोलाकार संरचना में होता है। ठीक। अब
जो ये पोलन ग्रेन होता है, इसके 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 चारों तरफ दो लेयर्स पाई जाती है। एक तो हो जाती है बाह्य चोल, जिसे अपन एक्साइन कहते हैं, और एक आ जाती है अंतःचोल, जिसे अपन इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। पहला अंतःचोल पढ़ लेते हैं, इंटाइन। जो इंटाइन परत होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। और कैसी होती है? चिकनी होती है। पतली होती है, चिकनी होती है। और पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज से क्या होती है? निर्मित होती है। पेक्टोसेलुलोज यानी कि पेक्टिन प्लस सेलुलोज, यानी कि पेक्टिन और सेलुलोज को कंबाइंड रूप से अपन क्या कहते हैं? पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। तो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, पतली होती है, चिकनी होती है। अब जबकि जो ये बाह्य चोल होता है, यानी कि जो एक्साइन परत होती है, वो कैसी होती है? मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। और ये कैसी होती है? ऑर्नामेंटेड होती है। ऑर्नामेंटेड का अर्थ क्या हुआ? इसके जैसे चिकनी नहीं होती है, इसकी जैसे ऐसे नहीं होती है, ये कैसी होती है? ऐसी होती है। तो ऑर्नामेंटेड का अर्थ क्या हुआ? कि ऐसी होती है, यानी कि स्मूथ नहीं होती है, चिकनी नहीं होती, कैसी होती है? ऐसी स्मूथ नहीं होती है, बल्कि ऐसी होती है, ऑर्नामेंटेड होती है। तो ऑर्नामेंटेड का अर्थ समझ में आ गया। और ये किससे निर्मित होती है? तो ये स्पोरोपोलिनिन से। किससे निर्मित होती है? स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होती है। अब स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होती है, बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया गाइस? अब अपन यहाँ पे क्या देखा कि जो बाह्यचोल होता है, जो एक्साइन होती है, वो किससे निर्मित होती है? स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होती है। तो स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होती इसी कारण, इस कारण इसका जैविक व भौतिक अपघटन नहीं होता है। क्योंकि स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? बहुत कठोर हार्ड आवरण होता है, इस कारण इसका जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता है। इसलिए ही, और इसका इस स्पोरोपोलिनिन के कारण तो इसका क्या नहीं होता? जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता। और इसलिए ही जो परागकण होते हैं, वो जीवाश्मों के रूप में मिलते हैं, सुरक्षित मिलते हैं, ऐसे लिख लो। तो इसलिए परागकण क्या मिलते हैं? जीवाश्मों के रूप में अपन को सुरक्षित मिलते हैं। उसका मेन रीजन क्या है? स्पोरोपोलिनिन है। अब आखिर में अपन ने देखा कि जो एक्साइन परत होती है वो तो कैसी होती है? मोटी होती है। और जबकि जो अपन ने अंतःचोल पढ़ा था, यानी कि जो इंटाइन पढ़ा था, वो कैसा होता है? पतला होता था। तो आखिर में वो पतली क्यों रह गई और ये मोटी क्यों हो गई? तो इसका मेन कारण क्या है? नोट पॉइंट डाल के लिख लो कि देखो गाइस, टेपेटम द्वारा स्त्रावित यूबिस्काय, यानी कि बॉडीज, जो यूबिस्काइज होती है, यानी कि जो यूबिस बॉडीज होती है, वो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। किससे निर्मित होती है? स्पोरोपोलिनिन से निर्मित होती है।
इस कारण कि टेपेटम के द्वारा स्रावित जो यूवी स्काइज होती है, यानी कि जो यूवी बॉडीज होती है वो स्पोरोपोलिन से निर्मित होती है। इस कारण एग्जाइन की मोटाई क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, एग्जाइन की मोटाई बढ़ जाती है। अब ये टेपेटम क्या है, तो जो परागकण होता है, यानी कि जो क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, उसके चारों तरफ कितनी परतें पाई जाती है, 4 परतें पाई जाती है। जो एंथर होता है उसके चारों ओर कितनी परतें पाई जाती है, 4 परतें पाई जाती है। अब वो 4 परतें कौन कौन सी होती है अपन डिटेल से पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। जिसमें से सबसे लास्ट वाली कौन सी होती है, टेपेटम होती है। कौन सी होती है, टेपेटम होती है। तो टेपेटम क्या स्रावित करती है, यूबीज बॉडीज का निर्माण करती है। और वही यूबीज बॉडीज का निर्माण करती है। ये यूबीज बॉडीज होती है वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। और ये स्पोरोपोलिन से बनी होती है, इसी कारण एक्साइन की मोटाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ तक क्लियर, एक्साइन की मोटाई बढ़ जाती है। और जो यह एक्साइन होता है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जर्म पोर भी पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, जर्म पोर पाए जाते हैं, यानी कि जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जनन छिद्र उपस्थित होते हैं। किसके ऊपर, एक्साइन परत के ऊपर। और जनन छिद्रों पर क्या होता है, जनन छिद्रों पर क्या होते हैं भाई, कि जो जर्म पोर होते हैं यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है, एक्साइन नहीं पाया जाता है। तो जर्म पोर पर एक्साइन परत अनुपस्थित होती है। एक्साइन परत अनुपस्थित होती है। और जो जर्म पोर होते हैं, तो इन्हीं जर्म पोर से पराग नलिका, पराग नलिका समझते हो ना, पोलन ट्यूब क्या निकलती है, बाहर निकलती है। बाहर निकलती है। आगे देखते हैं अब। कि जर्म पोर से पराग नलिका क्या निकलती है, यानी कि पोलन ट्यूब कैसे निकलती है, बाहर निकलती है। जैसे कि ये तो क्या बना दी मैंने, एक्साइन बना दी। और ये अंदर वाली परत क्या है, इंटाइन है। क्या बनाई मैंने, इंटाइन बनाई। अब ये इंटाइन परत क्या करती है, मॉइस्चर, नमी वगैरह को जो अवशोषित करती है, अवशोषित करके क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, जर्म पोर रहा होगा। यहाँ पर जो जर्म पोर रहा होता है, जर्म पोर रहा होगा, तो उससे क्या निकल जाती है, बाहर की तरफ ग्रो कर जाती है। बाहर की तरफ क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। तो ये क्या है, पोलन ट्यूब है, पराग नलिका है। और इस पराग नलिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो एक वैज्ञानिक था जिसका क्या नाम था, एमिकी। कौन सा वैज्ञानिक था, एमिकी। एमिकी वैज्ञानिक ने एक प्लांट था जिसका क्या नाम था, पोर्चुलेका। तो एमिकी वैज्ञानिक ने पोर्चुलेका प्लांट में किसकी खोज की थी, पोलन ट्यूब की खोज की थी। और पोलन ट्यूब के बारे में बताया था। और जर्म पोर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं, जो बाह्य परत होती है एक्साइन वहां पर, और जर्म पोर पर एक्साइन परत अनुपस्थित होती है। और जर्म पोर से ही परागनलिका पोलन ट्यूब क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ऐसे पोलन ट्यूब बाहर निकल जाती है। और पोलन ट्यूब के बारे में एक वैज्ञानिक था जिसने किसी की डिस्कवरी की थी, जिसका क्या नाम था, एमिकी। एमिकी ने और कौन से प्लांट में इसकी डिस्कवरी की थी, तो पोर्चुलेका प्लांट में डिस्कवरी की थी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सबसे बड़ी परागनलिका किसकी होती है, तो मेज, यानी कि मक्का। जो मक्का होता है उसकी परागनलिका क्या होती है, सबसे लंबी होती है, याद रखना। अब अपन आगे देखते हैं। अब गाइस देखो, जो ये जर्म पोर होता है, जो अपन जर्म पोर की बात कर रहे थे ना, ये जो ये जर्म पोर होता है वो मोनोकोट्स में तो और डाइकोट्स में कितने पाए जाते हैं, तो मोनोकोट्स के अंदर तो ये एक ही पाया जाता है, जबकि डाइकोट्स के अंदर कितने पाए जाते हैं,
3 पाए जाते हैं, यानी कि जर्म पोर यानी कि जो जनन छिद्र होते हैं वो मोनोकोट्स के अंदर 1 पाया जाता है। तो 1 पाया जाता है तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर मोनोकोल्पेट। कौन सी कंडीशन पाई जाती है यहाँ पर, मोनोकोल्पेट कंडीशन पाई जाती है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, डाइकोट्स के अंदर 3 पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो जाती है, ट्राइकोल्पेट कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो जाती है, ट्राइकोल्पेट कंडीशन होती है। तो मोनोकोट्स के अंदर तो सिर्फ जर्म पोर कितना होता है, 1 पाया जाता है, यानी कि मोनोकोल्पेट कंडीशन होती है। और डाइकोट्स के अंदर कितने जर्म पोर पाए जाते हैं, 3 जर्म पोर पाए जाते हैं, यानी कि ट्राइकोल्पेट कंडीशन पाई जाती है। तो जर्म पोर खत्म। अब देखो गाइस, जो ये एक्साइन परत होती है इसके भी 2 भाग होते हैं। एक तो आ जाता है एक्ट एक्साइन और एक आ जाता है एंड एक्साइन। अब जो एक्ट एक्साइन होते हैं इसके भी 3 भाग होते हैं। एक तो आ जाता है टेक्टम, एक आ जाता है बेकुलम और एक आ जाता है फुट परत। जो टेक्टम होता है वो सबसे आउटर वाली परत होती है, जो बेकुलम होता है वो मिडल वाली लेयर होती है, और जो फुट परत होती है वो सबसे इनर वाली लेयर होती है, सबसे इनर वाली लेयर होती है। तो समझ में आया गाइस कि एक्साइन के भी 2 भाग होते हैं, एक्साइन के ऊपर भी 2 परतें पाई जाती है। कितनी लेयर्स पाई जाती है, 2 लेयर्स पाई जाती है। एक तो आ जाता है एक्ट एक्साइन, एक आ जाता है एंड एक्साइन। एक्ट एक्साइन के भी 3 भाग होते हैं। सबसे आउटर वाली तो कौन सी होती है, टेक्टम। मिडल वाली कौन सी हो जाती है, बेकुलम। और इनरी लेयर सबसे अंदर ही अंदर वाली परत कौन सी आ जाती है, फुट परत आ जाती है। तो यह खत्म। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन इसी में। अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अब इसके अंदर बात करते अपन किसकी, पराग किट की। पराग किट, पोलेन किट। तो पोलेन किट क्या होता है, तो देखो गाइस कि ऐसे पुष्प जिनके अंदर परागकण कैसे होते हैं, कीटों के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। तो जो कीट परागित पुष्प होते हैं, कीट परागित जो पुष्प होते हैं, तो कीट परागित पुष्पों के पराग कणों के चारों ओर एक गाढ़ी चिपचिपी, एक गाढ़ी चिपचिपी और तेलीय परत पाई जाती है। तेलीय परत पाई जाती है जो लिपिड एंड कैरोटीनोइड्स की बनी होती है। इसे ही पोलन किट कहते हैं। तो गाइस समझ में आया कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं उनके अंदर, यानी कि जिनके अंदर पोलिनेशन की क्रिया किसके द्वारा होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। तो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है तो उनके अंदर क्या पाई जाती है, पोलन किट पाई जाती है। और जो ये पोलन किट होती है वो गाढ़ी होती है, चिपचिपी सी परत होती है। यानी कि अगर सपोज कोई इंसेक्ट आया किसी फ्लावर के ऊपर आए तो वहां पर क्या है, पोलन किट है, तो पराग कणों की चारों ओर पाई जाती है। अगर कोई इंसेक्ट वहां पर आता है रस चूसने के लिए उस फ्लावर के ऊपर, तो वो कीट वहां पर बैठता है, और जैसे वो कीट वहां पर बैठता है तो जो पराग कण होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, तो इन कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं। अब जैसे कीट उड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा तो वो परागकण कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, उस फ्लावर के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो बताओ इनके अंदर पोलिनेशन की क्रिया संपन्न हुई कि नहीं हुई, तो हो गई ना। पोलिनेशन इस प्रकार से होता है। तो कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर एक गाढ़ी चिपचिपी और तेलीय परत पाई जाती है जो कि लिपिड और कैरोटीनॉइड की बनी होती है। इसे क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया यही इसके फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस के अंदर पहला फंक्शंस क्या होता है कि देखो गाइस कि जो कीट परागित पुष्प होते हैं, ठीक भाई, जैसे ये इनके पास में आते हैं तो एक दिन के अंदर परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक भाई। और पराग कणों को
कि जो पराग कण होते हैं उनको यूवी लाइट्स से सुरक्षा मिलती है। पहली बात तो कि इस पोलन किट के कारण जो परागकण होते हैं उनको यूवी लाइट से सुरक्षा मिलती है। यूवी लाइट समझते हो ना, यूवी रेज यानी कि परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें जानते हो ना, अल्ट्रा वायलेट। परावैंगनी किरणें, तो पोलन किट से परागकणों को यूवी लाइट से सुरक्षा मिलती है। ऐसे भी लिख लेना आगे, पोलन किट के से परागकणों को क्या मिलती है, यूवी लाइट से सुरक्षा मिलती है। सेकंड क्या जाता है कि पराग किट के कारण इनमें पोलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। पराग किट के कारण इनमें पोलिनेशन यानी कि परागण, याद रखना मैंने यहाँ पे लिखा है परागण, और ये जो चीज़ है वो है परागकण, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पोलिनेशन यानी कि परागण, तो पराग किट के कारण इनमें पोलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। और थर्ड क्या आ जाता है कि जो ये पराग किट होती है ना, जो ये पोलन किट होती है वो अलग अलग रंग की होती है, खूबसूरत रंगों की होती है, ताकि कीट इनकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। तो कीट इनकी तरफ पोलन किट के कारण इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये पोलन किट थे और उसके कार्य थे। आर यू गेटिंग और नोट गाइस? समझ में आया क्या? आगे बढ़ते अब देख लिया एक बार पराग किट यानी कि पोलन किट क्या होती है और इसके फंक्शंस है। अब आगे देखते हैं। अब पोलन किट हो गई। अब पोलन किट के बाद में नेक्स्ट अगर अपन इसके अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या आ जाता है, तो आगे देखो, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लो कि आजकल पराग बैंक जैसे ब्लड को, जो ब्लड बैंक्स होते हैं उनके अंदर क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, सेफली रखा जाता है। तो इसी प्रकार जो क्या होते हैं पराग बैंक प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर पराग कणों को सुरक्षित रखा जाता है। जैसे ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है, उसी प्रकार आजकल क्या पराग बैंक उपलब्ध है। आजकल क्या पराग बैंक उपलब्ध है जिनके अंदर माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, कितना, माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में आ जाता है, तरल नाइट्रोजन, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। नाइट्रोजन किसके अंदर आ जाता है, लिक्विड के अंदर। तो यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, अर्थात माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या रखा जाता है, पराग कणों को संरक्षित रखा जाता है। तो गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि पराग बैंक में पराग कणों को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर संरक्षित रखा जाता है, तो माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या तरल नाइट्रोजन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद रखना। अब कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं, परागकण ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्तियों को क्या होती है, एलर्जी होती है। यानी कि जब हवा वगैरह चलती है तो वायु के अंदर क्या होता है, परागकण इधर से उधर उड़ते हैं, तो जिसके कारण कई व्यक्तियों को क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। तो जिसे अपन क्या कहते हैं, पोलन एलर्जी कहते हैं। तो क्या हो जाती है, पराग कणों से एलर्जी होती है। पराग कणों से क्या होती है, एलर्जी होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पोलन एलर्जी कहते हैं।
और इसके कारण कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं व्यक्तियों के अंदर, जैसे अस्थमा की परेशानी देखने को मिलती है। सेकंड, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, यानी कि सांस लेने के अंदर दिक्कत आती है। अस्थमा वगैरह डिजीज हो जाते हैं पोलन एलर्जी के कारण। अब आखिर में ऐसे कौन कौन से पोलन ग्रेन्स है जिनसे पोलन एलर्जी होती है? तो एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे एक तो जाता है कैरेट, यानी कि गाजर घास, पार्थेनियम, नॉर्मली आप सबने देखा होगा पार्थेनियम को, कैरेट ग्रास को, इससे कई व्यक्तियों को क्या होती है, एलर्जी होती है। सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड एग्जांपल ले लो, जैसे चिनोपोडियम से, चिनोपोडियम समझते हो, बथुआ। कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनको बथुए से एलर्जी होती है। नेक्स्ट अगर अपन ले तो कैरेट ग्रास हो गया, चिनोपोडियम होगा, किसी को केस्टर से भी एलर्जी हो सकती है। केस्टर तो समझते हो ना, रिसिनस है, आई मीन अरंडी से एलर्जी हो सकती है। और साइनाडोन, यानी कि दूब घास है, जो लोन की घास होती है ना, नॉर्मली जो साइनाडोन यानी कि जो दूब घास होती है, कई व्यक्तियों को उससे एलर्जी हो सकती है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनके पोलन ग्रेन से पोलन एलर्जी होती है? कैरेट ग्रास हो गया, चिनोपोडियम हो गया, केस्टर हो गया, रिसिनस अरंडी हो गया, साइनाडोन हो गया, इनसे एलर्जी हो सकती है। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब क्या किए जाते हैं कि आजकल क्या है, पराग टेबलेट्स उपलब्ध है। आजकल क्या है, पराग जो परागकण होते हैं इनका उपयोग, कई कई परागकण ऐसे होते हैं जो कि पोषण से भरपूर होते हैं और जिनका उपयोग स्टेमिना वगैरह बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो आजकल क्या है, पोलन प्रोडक्ट्स, मार्केट के अंदर क्या है कि पोलन प्रोडक्ट्स क्या है, प्रेजेंट है। तो पोलन प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, दो पराग कणों से क्या बनाई जाती है, एक सिरप बनाई जाती है वेस्टर्न कंट्रीज में। कहाँ बनाई जाती है? वेस्टर्न कंट्रीज में बनाई जाती है। तो पराग कणों से बनी सिरप वेस्टर्न कंट्रीज में बनाई जाती है। और आजकल पराग कणों से बनी सिरप होती है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बनाई जाती है। और क्या है, सिरप अवेलेबल है, पोलन प्रोडक्ट्स क्या है, अवेलेबल है, और पराग टेबलेट भी पराग टेबलेट्स भी उपलब्ध है। और देखो गाइज कि ये कौन सी सिरप प्लस ये पराग टेबलेट, ये जो टेबलेट्स है ना, और इनसे क्या बनाई जाती है, पोषक से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। ठीक भाई। और इनका उपयोग जो एथलीट होते हैं, यानी कि जो धावक होते हैं, इनका उपयोग स्टेमिना बढ़ाने के लिए करते हैं। तो एथलीट, इनका उपयोग स्टेमिना बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जो एथलीट होते हैं यानी कि जो धावक वगैरह होते हैं, वो इनका उपयोग स्टेमिना वगैरह बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये तो क्या थे, पोलन प्रोडक्ट्स प्रेजेंट थे।
अब नेक्स्ट कि जो परागकण होता है, तो परागकण को क्या मानते हैं अपन? नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका मानते हैं अपन इसे। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानते हैं अपन इसे। तो परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद की क्या है? प्रथम कोशिका। और नर युग्मोद्भिद किसे मानते हैं अपन? अंकुरित परागकण को ही। बेसिकली जो अंकुरित परागकण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, यानी कि मेल गेमिटोफाइट कहेंगे। तो परागकण को अपन क्या मानते हैं? नर युग्मकोद्भिद मानते हैं। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानते हैं, जो कि अंकुरित परागकण है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये हो गया, इसके अंदर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नोट पॉइंट डाल लो कि 60% प्लांट्स में जो परागकण होता है वो परागकोश से तीन कोशिकीय अवस्था में बाहर आता है। तो देखो गाइस कि जो परागकण होता है वो कहाँ से आता है? परागकणों का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में तो होता है, यानी कि एंथर। परागकोश मीन्स क्या होता है? एंथर। एंथर में तो होता है। तो जब एंथर से परागकण रिलीज होते हैं तो ये कौन किस अवस्था में रिलीज होते हैं? दो कोशिकीय की अवस्था में रिलीज होते हैं। सॉरी, कितनी? दो कोशिकीय की अवस्था में रिलीज होते हैं। जैसे एक तो कोशिका तो कौन सी रहती है? जनन कोशिका। और ये कौन सी आ जाती है? कायिक कोशिका, जो कि बड़ी होती है। ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे दो ही तो कोशिका है, एक तो जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। तो इस प्रकार 60% प्लांट्स में जो परागकण होता है वो परागकोश से दो कोशिका अवस्था में बाहर आता है, जबकि 40% प्लांट्स में जो परागकण होता है वो परागकोश से तीन कोशिकीय अवस्था में सीकीय अवस्था में बाहर आता है। अब ये तीन कोशिकीय अवस्थाएं कौन कौन सी आखिर में? ये तो बात मानते हैं कि अपन एक कोशिका तो कौन सी हो गई? जनन कोशिका हो गई। और सेकंड कोशिका कौन सी हो गई? काय कोशिका हो गई। लेकिन थर्ड कोशिका कौन सी है? लेकिन 40% प्लांट्स में क्या होता है कि जो जनन कोशिका होती है ना, वो परागकोश से मुक्त होने से पहले डिवाइड हो जाती है। तो जब एक जनन कोशिका डिवाइड होगी तो ये दो कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। तो दो कोशिका तो वो हो गई और एक काय कोशिका, तो इस प्रकार तीन कोशिका बन जाती है। तो 40% प्लांट्स में परागकण परागकोश से तीन कोशिका अवस्था में बाहर आता है। कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट क्या देख लेते हैं? अपन परागकण की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अपन अपन क्या देख लेते हैं? परागकण की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो गाइस मैंने क्या बनाया? ये एक
डाइकोट प्लांट का क्या बनाया मैंने, परागकण बनाया। यहाँ पे क्या बनाया मैंने, 3 जर्म पोर बनाए। ये वाला तो क्या है, जर्म पोर है, जनन छिद्र है, जहाँ से पराग नलिका बाहर आती है। ये वाली परत तो क्या है, एक्साइन है। और ये अंदर वाली परत क्या है, इंटाइन है, अंतःचोल है। ये क्या बना दी मैंने, वैक्यूल रिक्तिका। ये क्या बना दिया मैंने, न्यूक्लियस बना दिया, केंद्रक बना दिया। समझ में आया गाइस। तो ये क्या है, एक फिगर को कौन, ये फिगर क्या शो करता है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये एक फिगर किसको शो कर देता है, पोलन ग्रेन की संरचना को शो करता है। ये वैक्यूल आ जाती है, ये न्यूक्लियस आ जाता है, और ये जर्मपोर आ जाते हैं, और ये एक्साइन परत आ जाती है, यानी कि बाह्य चोल आ जाता है। और ये क्या आ जाता है, अंतःचोल आ जाता है। तो गाइस आज की कंप्लीट वीडियो थी है मेल गेमिटोफाइट के ऊपर। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और अगर धन्यवाद।